Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. Today we will discuss about Order 6 of Civil Procedure Code 1908, which is pleadings generally. ऑर्डर 6 जो है सीपीसी का वो हमें प्लीडिंग के बारे में बताता है कि प्लीडिंग क्या है और प्लीडिंग के जो रूल्स हैं वो क्या है। दरअसल ये ऑर्डर हमें जनरल रूल बताता है कि प्लीडिंग आपने किस तरह से करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है प्लीडिंग करते वक्त। प्लीडिंग अब है क्या? प्लीडिंग जो है हमें रूल 1 बताता है कि प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों चीज़ें जो है वो प्लीडिंग में शामिल हैं। अब प्लीडिंग के जो जनरल रूल है, मतलब प्लेंट के भी और रिटन स्टेटमेंट के भी, इनको लिखने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें ऑर्डर 6 बताता है। ये जनरल रूल्स बताता है हमें, ठीक है, कि आपने प्लीडिंग, कोई भी प्लीडिंग है जो आपने कोर्ट में खुद से लिख के पेश करनी होती है वो आपने कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी, ठीक है। इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे? प्लीडिंग में पढ़ेंगे। जनरल रूल्स जो हमें बताए हुए हैं प्लीडिंग के ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 में हमें स्पेसिफिकली जो है वो बताया हुआ है कि प्लेंट जो है, ऑर्डर 7 में बताया कि प्लेंट कैसे आपने ड्राफ्ट करनी है। ऑर्डर 8 में आपने ये बताया हुआ है सीपीसी में कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो कैसे देनी है, वो किस तरह से लिखनी होती है। लेकिन ऑर्डर 6 जो है वो हमें दोनों को मिलाकर हमारे पास एक ऑर्डर आता है जिसमें हमें जो है वो जनरली बताया गया है कि आपने प्लीडिंग कैसे जो है वो करनी है। तो आ जाते हैं रूल 1 पर। रूल 1 हमें क्या बताता है कि प्लीडिंग होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि व्हाट इज़ प्लीडिंग। तो ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग जो है वो प्लीडिंग में दो चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लेंट एंड सेकंड वन इज़ रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। प्लेंट वो होती है जो जिसको हम दावा कहते हैं, ठीक है। दावा दायर कौन करता है? प्लेंटिफ करता है। जो प्लेंटिफ ने अपने उस दावे में, जो कि हम रिटन फॉर्म में देते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हम क्लेम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम दावा दायर क्यों कर रहे हैं, हम उसके अंदर फैक्ट्स बताते हैं कि ये मेरा इशू है, ठीक है, और मुझे इसमें जो है वो डिफेंडेंट को बुलाया जाए या मुझे इसमें जो है वो कंपनसेट जिस भी तरह से होता है वो किया जाए। तो ये प्लेंट है, ठीक है। जो दावा मुद्दई दायर करता है उसको प्लेंट कहते हैं। और रिटन स्टेटमेंट जो कि उसके रिप्लाई में आती है, किसके रिप्लाई में? प्लेंट के रिप्लाई में। जो डिफेंडेंट को जब बुलाया जाता है, ऑपोजिट पार्टी को जिसके खिलाफ दावा दायर हुआ है, वो आता है और इसके जवाब में जब वो रिटन स्टेटमेंट देता है, जो रिप्लाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटन स्टेटमेंट। अब ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ये दोनों क्या कहलाती हैं? प्लीडिंग कहलाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अलावा जो एप्लीकेशंस हम लिखते हैं उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो भी किस में शामिल हो गई? प्लीडिंग में शामिल हो गई। ये जो चीज़ भी हम अपने हाथ से लिख के या खुद से हम लोग ड्राफ्ट करके कोर्ट में पेश करते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे? वो प्लीडिंग्स में शामिल होंगे। ये समझ आ गई कि प्लीडिंग होता क्या है। अब आते हैं रूल 2 पर। प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस, ठीक है, कि प्लीडिंग में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? आपने सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स बताने हैं, आपने सिर्फ अपना इशू बताना है कि ये इशू है, मेरे साथ ये हुआ है और मुझे ये चीज़ जो है ना मैं ये चीज़ जो है वो क्लेम कर रहा हूँ। आपने सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताने, इसमें आपने सबूत नहीं देने, सबूत नहीं लिखने, नहीं तो वो प्लीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। और सबूत के लिए या एविडेंस के लिए सिविल जो मैटर्स में जो स्टेजेस ऑफ द सूट हैं उनमें एविडेंस बाद में होती है, वो स्टेजेस ऑफ द सूट में मौजूद है कि एक जो ट्रायल है वो किस तरीके से चलेगा। ये एविडेंस जो है वो बाद में अलग से की जाती है, ना कि प्लीडिंग में, ठीक है। प्लीडिंग में क्या करना है? आपने सिर्फ अपना इशू बताना है और आपने क्या चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो क्लियर कट जो है वो लिखी होनी चाहिए उसमें, लेकिन आपने एविडेंस नहीं देना उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप ये बता रहे हैं, आप तनसीख निकाह का जो है वो दावा दायर कर रहे हैं और उसमें आप लिख रहे हैं कि मेरा निकाह इन इन गवाहों की मौजूदगी में हुआ था, तो गवाहों का आपने जिक्र नहीं करना, क्योंकि गवाह जो है वो एविडेंस वाली स्टेज पर वो बाद में उनको कॉल किया जाता है, गवाहों को बाद में बुलाया जाता है। एविडेंस आपने नहीं देना, आपने साबित नहीं करना कुछ भी अपनी प्लीडिंग्स में, आपने सिर्फ अपना इशू बताना है प्रिसाइजली एंड कंसाइजली, ठीक है। जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन क्लियर होना चाहिए। प्रिसाइज एंड कंसाइजली आपने जो है अपने मटेरियल फैक्ट्स को उसमें बयान करना है। ये था रूल 2, ठीक है।
और कोई एविडेंस जो है आपने नहीं देना जिसके ज़रिए आप अपने मटेरियल फैक्ट्स को प्रूव कर सकें। वो उसकी स्टेज जो है वो बाद में आती है, वो बाद में जो है कोर्ट कॉल करती है कि आप अपने विटनेसेस दें, आप ऑरल एविडेंस होती है, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। तो एविडेंस के लिए एक सेपरेट चीज़ जो है वो मौजूद है, तो आपने अपनी प्लेन या रिटन स्टेटमेंट में ये काम नहीं करना। तीसरी बात इसमें क्या है कि जो आप अपना दावा लिखते हैं या जो आप रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं, उनके रूल्स में ये शामिल है कि फॉर एग्जांपल आप प्लेंट लिख रहे हैं, मैं एग्जांपल आपको प्लेंट की देती हूँ, तो आपने उसमें पैराग्राफ बनाकर लिखना है, ज़िमन बनाकर लिखना है, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट्स बनाकर लिखना है। कंटेंट नंबर 1 में फॉर एग्जांपल आप तनसीख निकाह का जो है वो दावा दायर कर रहे हैं, तो कंटेंट नंबर 1 आपका क्या होगा कि मेरा जो है शरीयत के मुताबिक इस जगह पर जो है इससे मेरा निकाह हुआ था, ठीक है। एविडेंस नहीं हमने देना रूबरू इन गवाहान के हुआ था, ये नहीं हमने बताना। फर्स्ट हमारा कंटेंट ये हो गया। फिर अगला कंटेंट जो है वो आपने इशू अपना बताना है कि मेरे साथ अब ये है, या मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, या ये है या वो, जो भी आपके जो इशू है जिसकी वजह से आप ये दावा दायर कर रहे हैं तनसीख निकाह का जो औरत करती है, वो ज़िमन नंबर 2 आ गया। आगे इस तरह आपने बयान करते जा रहे, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि पैराग्राफ नंबर्स होने चाहिए, सीक्वेंस के साथ होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपका एक जो है वो पैराग्राफ कहीं जा रहा है और उससे कनेक्टेड दूसरा जो है वो लास्ट पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि डेट्स आपने मेंशन करनी है। इसके अंदर आपका निकाह हुआ किस दिन हुआ, डेट बतानी है, आपने मेंशन करनी है, ठीक है। ये चीज़ जरूर, क्योंकि ये पर्टिकुलर्स में आ जाता है। पर्टिकुलर्स आपने लाजमी लिखने हैं प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, ठीक है। या कोई आप जो है सम्स मीन आप कोई ऐसा दावा दायर कर रहे हैं जिसमें आप पैसे क्लेम कर रहे हैं, तो आपने पैसों की अमाउंट जो है वो उसमें लिखनी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी के साथ, ठीक है, आपने पैसे उसको आधे पहले दे दिए, आधे जो है वो आपने बाद में देने थे, तो जितने पैसे आपने दिए थे वो सम आपने लाजमी उसके अंदर मेंशन करना है कि मैंने इतने पैसे दिए थे। अब जो पैसे ये सम या कोई नंबर हम लिख रहे हैं उसको हमने फिगर्स की फॉर्म में लिखना है, डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। आपने उसको दूसरी तरह नहीं लिखना, स्पेलिंग की फॉर्म में आपने नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल 30,000 अगर आप लिख रहे हैं तो THIRT 30 ऐसे नहीं आप लिखेंगे, आप उसको फिगर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में लिखेंगे 30,000, ठीक है। तो उसके बाद आ गया रूल 3, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग ये इतना इंपॉर्टेंट जो है वो रूल नहीं है, तो ये सिर्फ फॉर्म्स के बारे में है कि आप अपनी प्लीडिंग के साथ जो कुछ अटैच करते हैं वो अगर रिक्वायर्ड है तो आपने अटैच करना है, नहीं रिक्वायर्ड तो आप नहीं अटैच करें। उसके बाद आ जाता है रूल 4, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ आपने पर्टिकुलर्स लाजमी लिखने हैं। जैसे निकाह की मैंने बात की, तो निकाह की डेट आप लाजमी लिखेंगे, साल आप लाजमी लिखेंगे, तो वो पर्टिकुलर्स आपने लिखने हैं। अगर आपका दावा ऐसा है या आप ऐसी चीज़ क्लेम कर रहे हैं जो बेस करती है मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, विलफुल डिफॉल्ट हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो आपने लाजमी हर चीज़ पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं कि मेरे साथ अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, कहाँ पर हुई है, किस डेट को हुई थी, क्या हुआ था, मतलब उसके सारे पर्टिकुलर्स जितने भी हैं वो आपने बयान करने हैं, ठीक है। आपका जो भी इशू होगा उस इशू से रिलेटेड जितने पर्टिकुलर्स होंगे वो आप अपनी प्लेंट में या अपनी रिटन स्टेटमेंट में जब आप रिप्लाई करेंगे तो वो आप लाजमी लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रूल 5। रूल 5 क्या है, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी जो है वो अपनी प्लीडिंग पेश करती, प्लीडिंग क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो प्लेंट देती है, रिप्लाई देना है डिफेंडेंट ने उसको पढ़कर, ठीक है। क्योंकि रिप्लाई क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पहला ज़िमन है, पहला कंटेंट है, उसको पढ़ेगा और पहले कंटेंट का ही जवाब वो अपने पहले कंटेंट में देगा रिटन स्टेटमेंट में, ठीक है। कौन, डिफेंडेंट। फिर प्लेंट का वो दूसरा ज़िमन पढ़ेगा, फिर दूसरे ज़िमन का जवाब वो अपने दूसरे ज़िमन में देगा रिटन स्टेटमेंट में। इस तरीके से होती है ये, ठीक है। तो जब प्लेंट फॉर एग्जांपल आ गई है और प्लेंट में जो है वो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है, जिसका डिफेंडेंट ने जवाब देना है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि प्लेंट में लिखा क्या हुआ है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जो है वो ये रिक्वेस्ट करेगा कि किस चीज़ की रिक्वेस्ट करेगा, फॉर फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स, के भाई मुद्दई को कहें कि दोबारा से अपनी जो है प्लेंट को ड्राफ्ट करके लाए या इसमें पर्टिकुलर्स को ऐड करे, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसको बेटर करके लेकर आए इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये जो है वो बेटर और बेटर, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट्स एंड पर्टिकुलर्स, रूल 5। उसके बाद आ जाते हैं रूल 6 पर।
रूल 6 क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या मतलब है कि जब आपने कोई प्लीडिंग देनी है या जब आप कोई दावा दायर कर रहे हैं तो उससे पहले आपने उसकी जो कंडीशंस हैं उसको लाजमी फुलफ़िल करना है, ठीक है? तब ही आप जो है इस चीज़ के अहल होंगे कि आप प्लीडिंग दे सकें, ठीक है? अब रूल 6 में फॉर एग्जांपल अगर कोई तामील मुख्तस का दावा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में जो उसकी कंडीशंस बताई गई हैं वो आपने लिखनी जो है उसमें वो लाजमी है। या उसके अलावा जो तामील मुख्तस का दावा है उसके लिए कोई भी अगर हम दावा करते हैं तामील मुख्तस का, तो उसके लिए उसकी जो कंडीशंस हैं वो आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है? रूल 7 डिपार्चर। डिपार्चर का क्या, जो अगर हम सिंपल इंग्लिश में उसका मतलब देखें तो डिपार्चर का मतलब है रवाना होना या निकलना या रवाना होना, ठीक है? यहाँ पर प्लीडिंग में डिपार्चर का क्या मतलब है? प्लीडिंग में डिपार्चर का मतलब ये है कि अगर तो आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देते हैं, अपनी आपने प्लीडिंग दे दी, प्लेंट दे दी आपने कोर्ट में, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ऑर्डर 6 रूल 17 की। 6 सितारा की एप्लीकेशन आप देंगे, अगर तो वो मंजूर हो जाती है कोर्ट की तरफ से तो आप प्लीडिंग में जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी प्रीवियस प्लीडिंग से बिल्कुल ही उलट हो। मतलब आप प्रीवियस प्लीडिंग में आप क्या अलेज कर रहे हैं और नेक्स्ट प्लीडिंग जो आपकी आई है उसमें आपने बिल्कुल ऑपोजिट बात कर दी। इनकंसिस्टेंट बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अमेंडमेंट करनी भी है तो आप वो एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी, फिर आप मुरम्मा दावा उसको कहते हैं, जिसको हम अमेंडेड प्लेंट कहते हैं, उसको हम मुरम्मा दावा उर्दू में कहते हैं, ठीक है? वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप अमेंडमेंट खुद से भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अमेंडमेंट करनी भी है तो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, डिपार्चर नहीं करना चाहिए उसको पुरानी वाली प्लीडिंग से। प्रीवियस प्लीडिंग जो है उससे बिल्कुल इनकंसिस्टेंट मुतजाद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं रूल 8 पर, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात तो जनरल रूल ऑफ प्लीडिंग ये है कि आपने कोई भी चीज़ अगर डिनाई करनी है, फॉर एग्जांपल रिटन स्टेटमेंट में आप डिनाई कर रहे हैं, प्लेंट आ गई, प्लेंटिफ ने लिखा है अपनी प्लेंट में कि मेरा डिफेंडेंट के साथ इस दिन जो है इस डेट पर ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब रिटन स्टेटमेंट में अगर डिफेंडेंट ने उस चीज़ को डिनाई करना है, ठीक है, तो वो डिनाई ऐसे नहीं करेगा कि वो बात को टाल मटोल कर दे या सिंपली कह दे कि मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानता ही नहीं हूँ। सिंपली आप डिनाई नहीं करेंगे। आपका डिनायल जो है वो इवेसिव डिनायल नहीं होना चाहिए। इवेसिव डिनायल होता है सीधा बात को टाल मटोल कर देना, गोल मोल कर देना बात को, या बस जो है वो बात को एक ही दफ़ा कह देना कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ऐसा नहीं। अगर आपने किसी चीज़ को या किसी प्लेंट में लिखे गए किसी ज़िमन को डिनाई करना है तो आप उसकी रीज़न भी साथ में लिखेंगे कि आप क्यों डिनाई कर रहे हैं इस बात को, उसकी डिटेल आपने ज़रूर, उसके पर्टिकुलर्स आपने मेंशन करने हैं। ये तो जनरल रूल है प्लीडिंग का, ठीक है? लेकिन अगर डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट में किसी ज़िमन को डिनाई करता भी है तो वो सिर्फ उसी फैक्ट को डिनाई करेगा, पूरे ये वो कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी को डिनाई नहीं करेगा, वो उस ज़िमन को या उस फैक्ट को ही सिर्फ डिनाई करेगा। ये माना जाएगा कि उसने उस फैक्ट को डिनाई किया है, ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी को, ठीक है? उसके बाद आ जाता है रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। अब कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने अपनी प्लेंट के साथ अटैच किया है, ठीक है? क्योंकि प्लेंट क्या होता है, जब हम दावा दायर करते हैं तो उसके साथ हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आपने साथ में अटैच किया है उस डॉक्यूमेंट को वो वहीं से कोर्ट देख लेगी कि आपने ये साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर दी है, ठीक है? आपका कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपने साथ में लगा दी है, ठीक है, अपनी प्लेंट के साथ अटैच कर दी है कॉपी, तो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई बातों को अपनी प्लेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पर्टिकुलर्स बयान कर दें या जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो लिख दें, ना कि आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपनी प्लेंट में छाप रहे हो, ऐसा नहीं करना। उसके बाद क्या है रूल 10, मैलिस, नॉलेज एटसेट्रा। अगर आप जो है
मैलिस बदनीयती साबित करना चाहते हैं दूसरी पार्टी की अपनी प्लेंट के अंदर, तो आपने क्या करना है, सिर्फ मैलिस अलेज कर देना है कि इसने बदनीयती से काम लेते हुए मेरे साथ ये किया। अपना इशू बयान करना है, ना कि आप पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस बयान कर रहे हो कि इसने ऐसे किया फिर इसने ये किया। आपने डिटेल में नहीं जाना, आपने कंसाइजली एंड प्रिसाइजली अपनी प्लीडिंग जो है वो लिखनी है और कोर्ट में देनी है, ठीक है, जिसमें आपने सारे पर्टिकुलर्स बयान करने, जिससे कोर्ट को पता चल जाए, सिर्फ इस काबिल होनी चाहिए आपकी प्लीडिंग कि कोर्ट को पता चल जाए कि ये जो इशू है ये क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट हो रही है, इनके दरमियान क्या मुआहदा हुआ था, मुआहदा कब हुआ था। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपने लिखनी है, ना कि आप पूरी की पूरी कहानी बयान करें। वो आगे एविडेंस की स्टेज पर आकर सब कुछ प्रूव हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 11 नोटिस। नोटिस क्या है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें नोटिस देना दूसरी पार्टी को ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे मामलात जिनमें नोटिस देना ज़रूरी होगा, आप सिर्फ उन्हीं मामलात में जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे दावा दायर करने से पहले। लेकिन ऐसे मामला जिनमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें यू नॉट नीड टू गिव द नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। उसके बाद आ जाते हैं रूल 12 पर। रूल 12 क्या कहता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशन। अब जब एक पार्टी जो है वो अपनी प्लीडिंग में अलेज करती है कि जो दूसरी पार्टी है उसका मेरे साथ कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पैदा हो गया था या बन गया था, या हमारा कोई इम्प्लाइड रिलेशन क्रिएट हो गया था, ठीक है। कैसे हो गया था कि फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ जो है वो कहता है, ये अलेज करता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान थ्रू लेटर्स या थ्रू कन्वर्सेशन जो है वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया था। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना तो एक्सप्रेस होता है ना ही वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं या ऐसे कुछ मामलात हो जाते हैं कि उनके होने की वजह से एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जब दोनों पार्टीज आपस में लेन देन करती रहती हैं या वो कोई आपस में एक दूसरे को लेटर्स लिखती रहती हैं किसी चीज़ को बेस बनाकर, तो उनके दरमियान एक इम्प्लाइड रिलेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसने प्लेंटिफ ने या किसी भी पार्टी ने जो है जब किसी चीज़ को अलेज करना हो, अपने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो किसी चीज़ को अलेज करना हो, तो इट इज़ सफिशेंट कि वो सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलेज करे कि मेरा इसके साथ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है थ्रू कन्वर्सेशन या थ्रू लेटर्स जो है वो डेवलप हो गया था, ये क्रिएट हो गया था। बस इतनी चीज़ अलेज करना जो है वो प्लीडिंग में सफिशेंट है, ना कि आप जो है अपने लेटर्स को पूरा का पूरा प्लीडिंग में बयान कर रहे हों कि ये इसने मुझे ख़त लिखा था, ये पूरा का पूरा ख़त है, ये इसकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, पूरी की पूरी आप कन्वर्सेशन बीच में बयान कर रहे हों, तो ऐसा नहीं करना। वो बातें जो आप साथ में कॉपी अटैच करेंगे अपनी कन्वर्सेशन की या लेटर्स की, वो सेपरेट चीज़ होगी, लेकिन आपने प्लीडिंग में जो है वो डिटेल्स मेंशन नहीं करनी किसी भी चीज़ की। उसके बाद आ जाता है रूल 13 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब यहाँ प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है कि जब लॉ जो है वो प्रिज्यूम करता है कि किसी चीज़ का ओनस ऑफ जो प्रूफ है, ओनस टू प्रूफ जो है या बर्डन ऑफ प्रूफ जो है जब वो अदर पार्टी पे होता है, जो तो पहली पार्टी को ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ को साबित करने की या उस चीज़ को अलेज करने की, जबकि उसको पता हो कि लॉ पहले ही प्रिज्यूम करता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में है, ठीक है। ऐसी चीज़ को अलेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको जिसको आपको पता हो कि लॉ पहले ही प्रिज्यूम करता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में है, जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ऑपोजिट पार्टी पे होता है, तो आपको उस चीज़ को अलेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि वो चीज़ आपके फेवर में है, ठीक है। ये इस चीज़ में बताया गया। लेकिन अगर दूसरी पार्टी जो है वो उस चीज़ को डिनाई करती है, तब आप उस चीज़ को अलेज भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद आ जाता है रूल 14 प्लीडिंग टू बी साइन। जब आपकी प्लेंट, आपकी रिटन स्टेटमेंट, जब आपकी प्लीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, जब आपने सारे ज़िमन भी लिख लिए, प्रेयर क्लॉज भी लिख लिया, प्लेंट जो है आप उसको कभी देखें अगर कि उसका फॉर्मेट क्या होता है या उसको लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ऊपर अदालत का नाम आता है, फिर दोनों पार्टीज़ का नाम आता है, उसके बाद आप केस का टाइटल लिखते हैं, सूट का टाइटल कि आप किस चीज़ के लिए जो है वो क्लेम कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का टाइटल आएगा, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर आप अपने फैक्ट्स बयान करेंगे उसमें, उस प्लेंट में वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बताया था कंसेक्टिव नंबर्स की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में आप उसको अपने जो फैक्ट्स हैं वो बयान करेंगे, उसके अंदर अपना कॉज ऑफ एक्शन बयान करेंगे, ठीक है। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी
ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट की ये है या नहीं है, ये हर चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्रेयर क्लॉज आएगी जिसमें आप अपना क्लेम करेंगे कि आप मांगते क्या हैं कोर्ट से, आपको चाहिए कि आप क्लेम क्या कर रहे हैं। ये चीज़ जब हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, प्लीडिंग को साइन किया जाएगा। आपकी जो प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट है उसके नीचे प्लेंटिफ के भी साइन होंगे जिसकी तरफ से वो प्लीडिंग दी जा रही है, और जिसके थ्रू आपका जो काउंसिल है, आपका जो एडवोकेट है या आपका जो वकील है उसके भी जो है वो सिग्नेचर उसके नीचे होंगे, उसकी स्टैंप लगाई जाएगी। ठीक है, प्लीडिंग साइन हो गई, पता चल गया कि ये प्लीडिंग आपकी है। ठीक है, उसके बाद आएगी वेरिफिकेशन। नीचे होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, अब आप वेरीफाई करते हैं हलफ उठाकर कि जो ऊपर बातें मैंने लिखी हैं वो मैंने सही लिखी हैं। ठीक है, वो मेरे इल्म और मेरे यकीन से दुरुस्त है। ठीक है, कि जो बातें ऊपर मैंने बयान की हैं वो मेरे इल्म और यकीन से दुरुस्त हैं, ये बात आप हलफ उठाकर कहते हैं। बेशक बातें झूठी बीच में लिखी होती हैं लेकिन आप हलफ झूठा उठा लेते हैं और उसके नीचे आप अपने सिग्नेचर भी कर देते हैं। ठीक है, रूल 15 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन जो है वो सबसे लास्ट पे की जाती है, हलफ पर की जाती है, और इसमें लिखा जाता है कि मैं ये हल्फन बयान करता हूँ कि ये जो इतने से लेके इतने पैराग्राफ है, मतलब पैराग्राफ 1 से लेके 4 तक जो है, या पैराग्राफ 1 से लेके 7 तक जो है वो मेरे इल्म से या मेरे यकीन से सही और दुरुस्त है, तस्लीम है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन होती है उसकी प्लीडिंग की कि जो मैंने ऊपर बयान किया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है, और इस बात का आप हलफ उठाते हैं। उसके बाद आ जाता है रूल 16, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। स्ट्राइकिंग आउट मतलब स्ट्राइक आउट करना, डिलीट करना, बाहर निकालना। अब ये जो स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग है इसकी एप्लीकेशन कोई पार्टी दे सकती है कि जो अपोजिट पार्टी ने अपने प्लीडिंग में ये चीज़ लिखी है ये स्कैंडलस है, ये चीज़ जो है ये अननेसेसरी है, इसको डिलीट किया जाए। या फिर इसके अलावा जो कोर्ट है वो खुद से भी किसी भी पार्टी की प्लीडिंग से कोई चीज़ स्ट्राइक आउट करने का कह सकती है जो कि अननेसेसरी है, जो कि स्कैंडलस है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रूल 17 पर। रूल 17 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है प्लीडिंग को खुद से चेंज नहीं कर सकते, कि आपने प्लीडिंग एक कोर्ट में दे दी है, नेक्स्ट टाइम आप अपनी दूसरी प्लीडिंग लेके आ गए हैं, नहीं जी वो तो गलत हो गई थी अब ये सही वाली है, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको रूल 17 ऑर्डर 16 रूल 17 की प्लीडिंग अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट में। कोर्ट अगर उसको अलाउ कर लेती है तब आप अपनी जो है वो प्लीडिंग उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर कोर्ट खुद से कहे कि ये चीज़ जो है इसमें प्लीडिंग में ये अनक्लियर है, ये अनसर्टेन है, ये क्लियरली नहीं पता चल रहा कि आपका मैटर क्या है, तो आप इसको अमेंडेड प्लेंट जो है वो आप अपनी लेकर आए, तो कोर्ट जो है वो खुद से भी कह सकती है, ताकि रियल कंट्रोवर्सी जो है केस में कि असल इशू क्या है दोनों पार्टीज के दरमियान उसको एसरटेन किया जा सके। उसके बाद आ गया रूल 18 विच इज़ लास्ट रूल ऑफ दिस ऑर्डर, फेलियर टू अमेंड आफ्टर नोटिस। नोटिस मिल गया कि आपको, नोटिस मीन्स परमिशन मिल गई है आपको कोर्ट की तरफ से कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं। आपने विद इन 14 डेज आफ्टर नोटिस, आपको नोटिस मिल गया कि अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर लें। आपने विद इन 14 डेज अपनी प्लीडिंग को अमेंड करना है। अगर आप नहीं करते तो उसके बाद आपका वो राइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई हक नहीं होगा कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सके। तो विद इन 14 डेज के अंदर आफ्टर नोटिस मीन अगर आपको परमिशन ग्रांट हो गई है कोर्ट की तरफ से तो फिर आप जो है उसको अमेंड कर सकते हैं। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.